नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं से 75% वैक्सीन खरीदेगी। इस वर्ष दिसंबर तक कोविड टीकों की 44 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। अब तक 23 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.3% हुई। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 19 जून तक बढ़ाया। एससीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया। सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए 1 महीने के भीतर पेंशन जारी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम मानसून के आज मुंबई पहुंचने की संभावना और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्लोवेनिया की तमारा जिडेनसेक महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। केंद्र सरकार वैक्सीन विनिर्माताओं से 75% कोविड टीके प्राप्त करेगी और ये टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। देशभर के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर सभी नागरिकों को निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम लागू करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश 21 जून से प्रभावी होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, बीमारी और टीकाकरण की प्रगति के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार निजी अस्पतालों को वैक्सीन विनिर्माताओं से कुल टीकों के उत्पादन का 25% तक सीधे प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है। निजी अस्पतालों के लिए टीकों का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे और निजी अस्पताल अधिकतम 150 रुपए प्रति खुराक सेवा शुल्क के रूप में ले सकेंगे। राज्य सरकारें इसकी निगरानी करेंगी। इससे पहले के दिशा निर्देशों के तहत केंद्र सरकार टीका विनिर्माताओं से 50% टीके लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही थी। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष दिसंबर के अंत तक 44 करोड़ कोविड टीके उपलब्ध होंगे। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा, सरकार ने 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन खरीदने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि सभी आयु वर्ग के नागरिक निःशुल्क टीकाकरण के पात्र हैं। डॉ पॉल ने बताया कि सरकार ने 30 करोड़ बायोलॉजिकल ई टीके खरीदने का भी आदेश दिया है। ये टीके सितंबर में उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए टीके का मूल्य वैक्सीन विनिर्माता तय करेंगे। देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 23 करोड़ 88 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 25,58,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 22,67,000 लोगों को पहली डोज और 2,90,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस वर्ष 16 जनवरी को शुरू हुआ था। मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के 13,32,000 से अधिक लोगों को कल वैक्सीन की पहली डोज और 76,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण के तीसरे चरण में अभी तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर 3 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है।
कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हुआ था। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.3% हो गई है। उन्होंने बताया कि देश के 15 राज्यों में संक्रमण की दर 5% से कम है। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बारे में वैश्विक या भारतीय स्तर पर कोई भी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहां पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगी। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए सभी जिलों में आज से दिन का कर्फ्यू पूरी तरह हटा लिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल रात्रिकालीन और सप्ताहांत कोविड कर्फ्यू ही जारी रहेगा। प्रदेश में सिर्फ 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू है, जिनमें लखनऊ, मेरठ और गोरखपुर शामिल हैं और सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों में कुल कोविड मामलों की संख्या 600 से भी कम हो गई है। लिहाजा इन जिलों में कोविड कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। सभी जिलों में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और सप्ताहांत पर लगने वाला कर्फ्यू भी पहले की तरह लागू रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड की स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों और स्नातक महाविद्यालयों के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष और पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने का फैसला किया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पिछले वर्ष प्रथम वर्ष के जिन विद्यार्थियों को बिना परीक्षा में शामिल हुए दूसरे वर्ष के लिए प्रोन्नत कर दिया गया था, उन्हें इस वर्ष की परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का प्रारूप बदल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं होगी और मौखिक परीक्षा ऑनलाइन होगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक आनुपातिक रूप से प्रैक्टिकल परीक्षा में दे दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार ने मुआवजे के भुगतान के खर्चे से निपटने के लिए राज्य आकस्मिक निधि से राशि जारी करने की अनुमति दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देगी। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार आकस्मिकता निधि से 300 करोड़ की अग्रिम निकासी की जाएगी ताकि अनुग्रह राशि का शीघ्र भुगतान किया जा सके। राज्य में अब तक 3,727 लोगों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। 1,000 लोगों के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कोरोना के कारण राज्य में अब तक 5,458 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी जिलाधिकारियों को कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों का ब्यौरा एकत्रित करने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच बिहार में 1 महीने बाद कोविड प्रतिबंधों में छूट आज सुबह 5 बजे से लागू हो गई है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। शैक्षिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। शिक्षा संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। ये प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कामकाज होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बारी बारी से सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे।
गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्सेस और जिम को पिछले वित्त वर्ष के लिए संपत्ति कर से छूट प्रदान की है। ये फैसला कल शाम गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर समिति की बैठक में किया गया। इस बीच गुजरात में कल कोविड संक्रमण के 695 नए मरीज सामने आए। हमारा संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुजरात में कल 2122 मरीजों के ठीक होने के साथ उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 7,93,028 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.98% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 108 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि वडोदरा में 99 मामले दर्ज हुए। कल राज्य में 11 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में इस वक्त 14,724 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 351 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच गुजरात में कल 2,58,797 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि सरकार ने राज्य के ग्रामीण इलाकों में 118 नए स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के लिए नए पद सृजित करने और भरने का फैसला किया है। इन नए स्वास्थ्य केंद्रों में 2,222 पद उपलब्ध होंगे और इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में नए उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल और ट्रॉमा केयर इकाई में 1184 कुशल कर्मियों के पद तथा 226 अकुशल कर्मियों के पद भरे जाएंगे। ये पद उन स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे जिनका निर्माण पूरा हुआ है या निर्माण का काम 75% से ज्यादा पूरा हो चुका है। राजेश टोपे ने कहा कि इन पदों के लिए आकृतिबंध निश्चित किया गया है और इस बारे में शासन आदेश जारी किया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में 47 नए उपकेंद्र होंगे और पालघर जिले में नए जिला अस्पताल में 355 पदों पर भर्ती की जाएगी। उसी तरह 37 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 6 नए ग्रामीण अस्पतालों का निर्माण किया गया है। महिलाओं के लिए 4 नए अस्पतालों में भी भर्ती की जाएगी। राजेश टोपे ने विश्वास जताया है कि ये नए पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे और इन नए चिकित्सा केंद्रों के कारण राज्य की ग्रामीण जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया होगी। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तेलंगाना में लॉकडाउन 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हैदराबाद में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक की छूट देने का भी निर्णय किया। शाम 5 बजे के बाद लोगों को अपने कार्यस्थल से घरों तक जाने के लिए 1 घंटे की छूट और दी गई है। तेलंगाना में कल कोविड के 1,897 नए मामले आने के बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या 24,000 से ज्यादा हो गई है। ओडिशा सरकार ने प्रतिदिन 3 लाख लोगों का कोविड टीकाकरण करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबद्ध विभागों को कोविड टीकाकरण की रफ्तार मौजूदा 1.5 लाख टीके प्रतिदिन से बढ़ाकर 2 गुने करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट। राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। साथ ही महामारी की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां भी की जा रही हैं। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका के कारण राज्य के 1,000 से ज्यादा चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार कोविड अस्पतालों में बच्चों के लिए कोविड प्रबंधन को लेकर विशेष वार्ड की व्यवस्था कर रही है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं से 75% वैक्सीन खरीदेगी। इस वर्ष दिसंबर तक कोविड टीकों की 44 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। अब तक 23 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.3% हुई। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 19 जून तक बढ़ाया। एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया। सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारी के परिवार के लिए 1 महीने के भीतर पेंशन जारी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की। दक्षिण पश्चिम मानसून के आज मुंबई में पहुंचने की संभावना
और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्लोवेनिया की तमारा जिडेनसेक महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन नंबर के बारे में जागरूकता फैला रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461101007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमण के कारण मौत का शिकार हुए सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जल्द पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सभी मंत्रालयों, विभागों, लेखा महानियंत्रक के साथ साथ पेंशन संवितरण बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए। इसके अनुसार मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार के पात्र सदस्य से दावा प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन शुरू करना सुनिश्चित हो सकेगा। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई का निर्धारित अनाज ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि दीपावली तक बढ़ा दी गई है। अब 80 करोड़ से अधिक लोग नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज ले सकेंगे। योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो अनाज दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कल शाम कानपुर जिले के बाहरी इलाके में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। कानपुर के सिचेंदी क्षेत्र में उन्नाव से गुजरात जा रही एक बस और एक टेम्पो में टक्कर होने से ये दुर्घटना हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। श्री पांडे 1984 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये पद इस साल 12 अप्रैल को सुनील अरोड़ा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने के बाद रिक्त हुआ था। इस समय सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और राजीव कुमार निर्वाचन आयुक्त हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में जारी विभिन्न सड़क और सुरंग परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में श्रीनगर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरामने के साथ चर्चा की। श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी महत्वपूर्ण सड़क और राजमार्ग परियोजनाएं नियत समय पर पूरी होंगी, जिससे लोगों का आवागमन और व्यापार सुगम होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से गुजरात के कालोल क्षेत्र से नैनो यूरिया की पहली खेप रवाना की। श्री सिन्हा ने यूरिया का उपयोग कम करने के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वो शिक्षा बीच में ही छोड़ने वाले विद्यार्थियों का
प्रतिशत अधिक होने की समस्या का आकलन करें और इसे दूर करने के उपाय करें। उन्होंने कल श्रीनगर में मध्याह्न भोजन योजना की संचालन और निगरानी समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने समूचे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में दी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवाओं को सशक्त बनाने और ऐसा वातावरण तैयार करने पर जोर देती है जो उन्हें भविष्य में नेतृत्व के लिए तैयार कर सके। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर युवा लेखकों को विभिन्न लक्ष्य हासिल करने में सहायता पहुंचाने के लिए युवा नाम की एक राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम युवाओं को लेखन कला का लाभ उठाने और भारत की बौद्धिक संपदा में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। एक रिपोर्ट। यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय पुस्तक न्यास इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भाग लेंगे। माईगॉव प्लेटफॉर्म पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता के माध्यम से कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। प्रतियोगिता 4 जून से शुरू हो गई है और 31 जुलाई तक चलेगी। विजेताओं की घोषणा इस साल 15 अगस्त को की जाएगी। युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक और संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे। संरक्षण योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपए प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति दिया जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास युवा लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों को प्रकाशित भी करेगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र के 35% भागों में पहुंच चुका है और इसके 11 से 13 जून तक पूरे राज्य में पहुंचने की संभावना है। मानसून अभी मुंबई, धुले, नासिक और मराठवाड़ा क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। मुंबई और कई अन्य जिलों में मानसून पूर्व की वर्षा हो रही है। मौसम विभाग की अधिकारी शुभांगी भूटे ने बताया है कि मानसून के अगले 24 घंटों में मुंबई पहुंच जाने की संभावना है। और अब समय है खेल जगत की खबरों का, जिसमें देश और दुनिया भर में चल रहे खेल और खिलाड़ियों का लेखा जोखा है। क्रिकेट में भारतीय टीम प्रबंधन ने निश्चय किया है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद खिलाड़ियों को मानसिक थकान और बायो बबल से राहत देते हुए 3 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। WTC फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून को साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इसके बाद खिलाड़ियों को 3 हफ्ते की छुट्टी के बाद 14 जुलाई से इंग्लैंड के साथ शुरू हो रही 5 मैचों की श्रृंखला के अभ्यास के लिए दोबारा मैदान में बुलाया जाएगा। इस बीच श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने 9 जून को इंग्लैंड दौरे के लिए बिना अनुबंध के जाना स्वीकार कर लिया है। इससे पहले कुछ शर्तों को लेकर 38 खिलाड़ियों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। टेनिस की बात करें तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के जोड़ीदार फ्रैंको स्कुगोर को स्पेन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। महिला सिंगल्स में रूस की अनास्तासिया और स्लोवेनिया की तमारा जिडेनसेक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में अनास्तासिया ने कजाखस्तान की एलिना रिवाकिना को हराया। पुरुष सिंगल्स में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुवेरेव और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 44 दिन बचे हैं। आज ओलंपिक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करेंगे निशानेबाजी में पदक की उम्मीद अभिषेक वर्मा के बारे में। 1 अगस्त 1989 को जन्मे अभिषेक इंजीनियर के साथ विधि स्नातक हैं और उन्होंने निशानेबाजी को शौकिया तौर पर शुरू किया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में कांस्य जीतकर हासिल किया। इसके बाद पेइचिंग और रियो में ISFF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। 2019 पेइचिंग विश्व कप में स्वर्ण जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल किया। मार्च में दिल्ली विश्व कप में अभिषेक ने कांस्य पदक जीता। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए अब देश को अभिषेक से टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
धन्यवाद चंद्रिका। अखबारों ने केंद्र द्वारा टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाने की खबर सुर्खियों में दी है। जनसत्ता ने लिखा है, राज्यों को आबादी और मरीजों के हिसाब से दिए जाएंगे टीके। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, निजी अस्पतालों में टीकों के दाम तय, कीमत से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगे। नए दिशा निर्देशों पर अमर उजाला की सुर्खी है, आबादी और मरीजों के आधार पर होगा टीके का आवंटन। जबकि राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, राज्यों ने टीके बर्बाद किए तो की जाएगी आपूर्ति में कटौती। महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद दिए जाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये को भी कई अखबारों ने बहुत महत्व दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों को दिशा निर्देश दिए हैं कि सभी राज्यों को गोद दिला रहे गैर सरकारी संगठनों और लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 30,000 से अधिक बच्चे बेसहारा हुए। नवभारत टाइम्स की खबर है, आगरा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति काटने की घटना के बाद मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करके अस्पताल सील, मामला दर्ज। अखबार लिखते हैं, विश्व बैंक ने माना भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में रह सकती है 8% से ज्यादा। दैनिक जागरण ने खबर पर लिखा है, अर्थव्यवस्था बुरे दौर से बाहर आ रही है, निर्यात के अच्छे प्रदर्शन और पूंजीगत खर्च से मिलेगा बल। हरिभूमि ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, सरकार को उम्मीद संसद का मानसून सत्र जुलाई में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की खबर है, वर्ष 2032 के ओलंपिक खेल कहां होंगे, इसकी दावेदारी अगले महीने रखी जाएगी। राजस्थान पत्रिका पहले पन्ने पर लिखता है, 4 बहुभाषी शब्दकोश अपडेट किए गए, भारतीय बाजार के लिए एप्पल बोलेगा हमारी भाषाएं, अंग्रेजी के साथ उर्दू, गुजराती, तमिल और तेलुगु भी। हिंदुस्तान ने विशेष आलेख में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, पहले के तूफान इतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन पिछले 120 वर्षों में भारत में आधा डिग्री से ज्यादा बढ़ा तापमान और इससे ताकतवर हो रहे हैं तूफान। कुछ अखबारों ने पूर्वी लद्दाख के करीब चीनी जेट विमानों के उड़ान भरने की खबर को अलग अलग शीर्षक से दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं से 75% वैक्सीन खरीदेगी। इस वर्ष दिसंबर तक कोविड टीकों की 44 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। अब तक 23 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.3% हुई। तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 19 जून तक बढ़ाया। एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69 लाख टन मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया। सरकार ने कोविड संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लिए 1 महीने के भीतर पेंशन जारी करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सड़क दुर्घटना में 17 लोगों की मौत, 4 घायल। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि की घोषणा की। और दक्षिण पश्चिम मानसून के आज मुंबई पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही समाचार